हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशन को एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट और उनके यूजेस को भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी मापक यंत्र को हम यहाँ पर डायमेंशन के बाद पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डायमेंशन होता क्या है ये डायमेंशन। तो देखिए, ये जो डायमेंशन होता है ना, एक तरीके से डायमेंशन पावर फॉर्म में शो किया जाता है। एक ब्रैकेट के अंदर लिया जाता है। किसके ऊपर बेस है ये डायमेंशन? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर बेस है। तो देखिए, डायमेंशन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ये किस तरीके से एक पावर फॉर्म में डायमेंशन को शो किया जाता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन से ही पता लगता है डायमेंशन है क्या। It is the expression shows fundamental quantities with their powers। क्या समझे इससे? जो डायमेंशन है, डायमेंशन देखिए क्या होती है। डायमेंशन यानी विमा के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डायमेंशन यानी विमा। ओके, तो यहाँ पर हम विमा देखेंगे यानी डायमेंशन देख रहे हैं। तो ये डायमेंशन क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो शो करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। क्या शो करता है? पावर्स को शो करता है। किसको शो करता है? पावर्स को। एक तरीके से अगर देखिए, जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डायमेंशन से, तो ये जो डायमेंशन का जो फॉर्मूला है, देखिए डायमेंशन का फॉर्मूला लिखा जाता है इस ब्रैकेट के अंदर। डायमेंशन फॉर्मूला, देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा डायमेंशन को लिखना होता है। तो देखिए, इससे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डायमेंशन फॉर्म को, इसको लिखेंगे फॉर्मूले को। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे? पावर्स को लिखते हैं। किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी की। और एक इसमें देखिए स्पेशल बात क्या है, ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये बेस्ड होता है 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पर। कितनी? 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पर ये बेस होता है। वे होती है मास, लेंथ, टाइम। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिनके ऊपर बेस्ड है ये फॉर्मूला। मास को डिनोट करते हैं m से। किससे? m से। लेंथ को डिनोट करते हैं यानी लंबाई। लंबाई किस लिए, या लंबाई को किस लिए यूज करते हैं? दूरी नापने के लिए ना। तो यहाँ पर इसे हम लेंथ को l से डिनोट करेंगे। टाइम को हम यहाँ पर t से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? टी से। इनके ही पहले कैपिटल लेटर को लिया गया है। इन 3 के ऊपर बेस्ड है डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये लिखा जाता है एम एल टी। ये इसका सीक्वेंस होता है। अभी यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर ये लिख दिया है एम एल टी लिखा। अब इनके ऊपर ये क्या है? 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनके ऊपर पावर जो लगती है, जैसे मैं लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल लू। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं बल का लेती हूँ फॉर्मूला। यहाँ पर मैं बल का फॉर्मूला लेती हूँ। हम बल के, यहाँ पर हम बल की निकाल रहे हैं, डायमेंशन को निकालेंगे। तो बल का यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए। एम द्रव्यमान, ए क्या हो गया यहाँ पे? एक्सेलरेशन। क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। तो m की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? m। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर मैं साइड में लिखती हूँ a, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। देखिए क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
एक तरीके से इसका जो मात्रक होगा वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चलो देखिए वेलोसिटी का, देखो यहाँ से देखिए एक फॉर्मूले के अंदर से अंदर फॉर्मूले कैसे निकल रहे हैं, इनका भी हम देखेंगे। पहले हमने ये फॉर्मूला हमने फोर्स का देखना है, तो इसी की हम पहले देखते हैं डायमेंशन क्या निकलती है। तो वेलोसिटी का देखिए क्या होता है फॉर्मूला, फिर यहीं से हम वेलोसिटी से इसकी डायमेंशन निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हुआ इसका यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पर दूरी का नाप रहे हैं, तो दूरी के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एल को। किसको लिखते हैं, एल को लिखेंगे अपॉन, यहाँ पर टाइम के लिए, टाइम है, टाइम के लिए टी से डिनोट करते हैं। तो इसकी विमा निकल गया एल अपॉन टी, तो हमें वेलोसिटी का निकल गया है एल अपॉन टी। नीचे क्या है, टाइम, तो हम इसी के नीचे लिखेंगे एल अपॉन टी। ये जो टी लिखा है ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, नीचे इसका चेंज इन टाइम का टाइम है, तो टाइम का इसका लिखेंगे यहाँ पर। तो ये किसका निकल के आ गया है, ये एक्सीलरेशन का निकल के आ गया है फॉर्मूला। अब हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखिए एल अपॉन टी इंटू टी। तो ये किसका फॉर्मूला, हम किसकी डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो ये डायमेंशन किसकी निकली, फॉर्मूला ये फोर्स का है, एक्सेलरेशन के हमने यहाँ से साइड में निकाला। अब इसकी हम क्या निकाल रहे हैं, ये डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या निकली, इसकी डायमेंशन इस फॉर्मूले को, ये जो डायमेंशन ये हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन का निकाला, इसको हम इस फॉर्मूले के अंदर डायमेंशन के इस ब्रैकेट के अंदर हम डायमेंशन फॉर्मूले की पावर को यहाँ पर रखेंगे। ये यहाँ पर मास है, मास को हम डायमेंशन में निकालते हैं तो m से डिनोट करते हैं, m यहाँ पर लिख देंगे हम, l लिखेंगे यहाँ पर। अब ये t नीचे है, नीचे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर जब जाएगी तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पर ये t-2 हो जाएगा। L की पावर है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर ये L है तो 1 लगाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर इसकी पावर भी 1 है। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है यानी यहाँ पर ये m है, दिया हुआ तो है ना फॉर्मूले के अंदर। देखिए फॉर्मूला हमेशा mlt की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये m है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 1 पावर को मानेंगे। अगर किसी फॉर्मूले में m नहीं दिया हुआ है, ओनली l और t दिया हुआ है, तब भी हम l को लिखेंगे, वहां पर उस फॉर्मूले में m को लिखेंगे, तो उसकी पावर हम वहां पर क्या मानेंगे, 0 को मानेंगे उसकी पावर को। लेकिन यहाँ पर m दिया हुआ है तो m यूज हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका फोर्स का, इसका फॉर्मूला है F इक्वल टू ma यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास दिया हुआ है, मास को डिनोट करते हैं m से, तो इसकी पावर 1 मानेंगे। अगर यहाँ पर m नहीं होता तो कुछ और होता है इसकी जगह पे, अगर जिसमें m नहीं दिया हुआ था तब भी m को लिखते हैं, तब उसकी पावर लिखेंगे हम 0। जैसे आगे अभी हम और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी देखेंगे तो उससे देखेंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, mlt-2। अगर हम चाहे तो यहाँ पर ये देखिए पावर होगी इसकी 1, तो ये फॉर्मूला, ये किसकी डायमेंशन निकल कर आ गई है, ये डायमेंशन निकली है फोर्स की। किसकी डायमेंशन निकली है, फोर्स की। अगर हम इसको यहाँ पर नहीं भी लगाते हैं तब भी इसकी डायमेंशन ये मानी जाएगी, क्योंकि ये 1 है, 1 लगा लो या ना लगा लो, 1 फिर भी यहाँ पर काउंट होगा इसमें। अगर देखिए अगर m नहीं दिया हुआ होता या t नहीं दिया हुआ था, तब हम उसको डिनोट करने के लिए उसकी पावर 0 लगाते। आगे अभी देखेंगे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो इसके अगर हम ये नहीं लगा रहे हैं तब भी इसकी एक तरीके से अब फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या बन गई है यहाँ पर, mlt-2। अगर देखिए कई बार एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में खाली डायमेंशन के बारे में ऐसे पूछा गया है, तो डायमेंशन डायरेक्ट दे देते हैं, जैसे इसकी 1 है तो डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन इसकी डायरेक्ट ऑप्शन में दी हुई होती है, तब उस कंडीशन में डायमेंशन फॉर्मूले उसमें ऑप्शन में क्या होता है, कई बार इस तरीके से दी हुई होती है। डायरेक्ट पावर के बारे में बात की जाती है कि फोर्स की जो डायमेंशन है उसकी पावर कितनी है, तो पावर इसकी क्या हो गई है, 1 -2, ये इसकी डायमेंशन की पावर आई है। फॉर्मूले इसकी डेफिनेशन में ही दिया हुआ है, देखिए, इट इज द एक्सप्रेशन व्हिच शोज फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर पावर्स। जो ये डायमेंशन होती है ये एक्सप्रेस करती है, क्या दिखाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर अपनी पावर्स। तो डायमेंशन क्या होती है, एक तरीके से पावर होती है जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। डायमेंशन हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर शो होती है। अगर क्वेश्चन में देखिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में पावर, ओनली
पावर पूछी जाए तब पावर हम इसकी ऊपर की पावर ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए ये m है, इसे m, ये इधर यहाँ पर l है, ये t की पावर है। अगर पावर पूछी जाए तो 1 1 - 2 इस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आगे की हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को और निकालते हैं। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी की निकाली, तो वेलोसिटी की देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम L अपॉन T। तो यहाँ पर इसकी क्या लिख गई है, देखिए अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, डायमेंशन का MLT लिखेंगे। तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये वेलोसिटी की यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ, MLT हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो फॉर्मूला क्या निकला, डायरेक्ट हमने डायमेंशन को इससे लिख दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, लंबाई के लिए L को यूज करते हैं, टाइम के लिए हम T को यूज करते हैं। M का इसमें यहाँ पर वेलोसिटी के फॉर्मूले में कोई जिक्र नहीं है, तो M को हम लिखेंगे यहाँ पर फिर भी। तो यहाँ पर हम M की पावर क्या मानेंगे इस कंडीशन में, अगर M नहीं दिया हुआ है, सपोज कीजिए किसी और फॉर्मूले में अगर T नहीं दिया हुआ है, तब हम T को लिखेंगे, तब T की पावर उस कंडीशन में हम मानेंगे 0। क्या मानेंगे, 0 को मानेंगे। यहाँ पर M नहीं दिया हुआ है, अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, m की पावर 0 मानेंगे। L दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो T नीचे, T ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1 है, पॉजिटिव पावर है 1 ही, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। T जब ऊपर गया तो -1 L1। तो इसका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकल कर आया, m0 L1 T -1। ये इसकी डायमेंशन निकली, किसकी निकली, वेलोसिटी की निकली। एक्सेलरेशन की जो यहाँ पर हमने अब इसकी देख लीजिए, एक्सेलरेशन की जो पावर निकली वो क्या निकली, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया है। वेलोसिटी का क्या था, क्या निकली पावर इसकी, m0 L1 T1। तो यहाँ पर देखिए इसका पावर डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया। तो इस अकॉर्डिंग इसकी देखिए m इसमें भी यूज नहीं है, तब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, इसके डायमेंशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशन यहाँ पर देखिए अब क्या निकलेगी, m इसमें भी नहीं है, तो m को यहाँ पर हम 0 मानेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर वेलोसिटी की देखिए, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्ट, अब देखिए अगर हमें इनका पता हो, इनकी हमने डायमेंशन का हमें पता है, आगे और भी ज्यादा डिफिकल्ट जो फॉर्मूले हैं अगर उनकी हमें निकालने को बोला जाए डायमेंशन, अगर हमें इनके डायमेंशन का पता है तो कितना भी डिफिकल्ट फॉर्मूला है उसके हम पावर को, उसके डायमेंशन को इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इनकी अगर पता होगा तो वो डायरेक्ट हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे अभी देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकली, m0 L की पावर 1 T -1, ये वेलोसिटी की पावर आई। अब वही देखिए फॉर्मूला MLT के फॉर्म में हम लिखते हैं, m इसमें नहीं है तो m को हमने यहाँ पर 0 माना, ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइम है, यहाँ पे क्या है, टाइम दिया हुआ है, देखिए वेलोसिटी की क्या आई, m0 L1 T -1। अब हम डायरेक्ट ये वेलोसिटी का लिख देते हैं, L1 T -1 अपॉन में यहाँ पर टाइम है तो टाइम को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये नीचे एक पावर, डायरेक्ट मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर रही हूँ, इस वाले के, इसको ये कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये यहाँ से हटा दिया। अब समझिएगा ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की मैंने यहाँ पर क्या निकाली, डायमेंशन ये निकाली, इसको डायरेक्ट मैंने यहाँ पर रख दिया, क्या लिख दिया, m0 L1 T -1। ये क्या है, वेलोसिटी की है, नीचे टाइम दिया हुआ है, टाइम को मैंने t से डिनोट कर दिया। अगर मैं इस t को ऊपर ले जाऊं, तरीका तो यही है, फॉर्मूला MLT की फॉर्म में लिखा जाता है ना। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, m0, ये एक्सेलरेशन की क्या निकल रही है, डायमेंशन निकल रही है, m0 L1 T को ऊपर ले गए तो पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2, तो T की पावर क्या हो गई है, -2। तो इस तरीके से ये हमने डायमेंशन किसकी निकाली, एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल दी। फिर हमने देखिए वेलोसिटी का इधर रख दिया है, इसमें रख दिया, तो हमने निकाली एक्सेलरेशन की। फिर एक्सेलरेशन कहाँ पे यूज हो रहा है, फोर्स के फॉर्मूले में यूज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्ट पावर हमने यहाँ पर रख दी। अब यहाँ पर हम m0 लिखेंगे, यहाँ पर हमने m0 क्यों नहीं लिखा, m0 लिखेंगे तब भी यहाँ पर m की पावर डायरेक्ट दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स में मास को ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर m की पावर 1 लगाई, क्योंकि इसमें m ऑलरेडी यूज हो रहा है।
और बाकी हमने फॉर्मूला सारा हमने यहाँ पर पुट कर दिया है जीरो में। अगर देखिए अगर हम 1 में जीरो को ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर m0 भी लिखती तब भी m की पावर 1 ही होती, ठीक है। तो इसलिए ये फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर निकला। अब देखिए आगे ये जो फोर्स की डायमेंशन है, जितनी भी आगे यहाँ पर मैं अभी कुछ एक और एग्जांपल दूंगी फंडामेंटल इसके क्वांटिटी के ऊपर, डायमेंशन के कुछ और हम फॉर्मूले निकालेंगे। तो देखिए फोर्स की ये जो होती है ना डायमेंशन, इसका हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे और भी यूज होने वाली है। देखिए कैसे, तो इसकी डायमेंशन को याद रखना होता है क्योंकि आगे और भी डिफिकल्ट हमें फॉर्मूले को रखना होता है ना उनकी डायमेंशन को। तो ये एक तरीके से बेस है। तो इसकी फोर्स की हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। फोर्स की जो डायमेंशन निकली वो क्या निकली, m पावर 1 L। हम पावर ना भी लगाए इसके ऊपर तब भी 1 मानी जाएगी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं mlt-2। तो ये डायमेंशन है किसकी, फोर्स की। अभी देखिए आगे आने वाले हम और फॉर्मूले में इसी डायमेंशन को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जैसे हमने वेलोसिटी की एक्सेलरेशन में लिखी, एक्सेलरेशन का इसमें यूज किया। अब आगे आने वाले फॉर्मूले में जो भी हम फॉर्मूले लिखेंगे अब उनमें देखिए ये फोर्स की जो डायमेंशन है वो कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे और देखते हैं, अभी डायमेंशन निकालते हैं। अब देखिए मैंने आगे कुछ और फॉर्मूले लिए हैं, अब हम इन फॉर्मूले से इनकी डायमेंशन को निकालते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर लिया, प्रेशर को लिया, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था m इंटू ए। m क्या था, मास, a था एक्सेलरेशन। तो हमने फोर्स का, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फोर्स की हमने डायमेंशन निकाल ली थी। क्या निकली थी, m1L1t-2। अगर हम पावर नहीं भी 1 लगाते तब भी 1 पावर, इन दोनों के ऊपर 1 पावर मानी जाएगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं फोर्स की डायमेंशन को लिखते हैं। यहाँ पर मैं डायमेंशन लिख देती हूँ क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशन को यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो इसके डायमेंशन देखिए, फोर्स की डायमेंशन क्या निकली थी, mlt। इसकी फोर्स की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी, mlt की पावर -2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसकी क्या लिख देंगे, फोर्स की हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डायमेंशन को लिख रहे हैं mlt-2। अब एरिया है, एरिया की साइड में निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, किसी की पावर यानी 2 बार होती है पावर। जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर होता है ना, तो उसमें हम उसकी यूनिट क्या मानेंगे, मीटर को मानेंगे। और मीटर यानी दूरी के लिए हमने क्या लिए हुई है, डायमेंशन l को लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, l को लेंगे। तो मान लीजिए मीटर स्क्वायर है एरिया की, तो यहाँ पर हम दूरी के लिए क्या लेते हैं, लेंथ के लिए l को लेते हैं, तो l की पावर 2 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर l की पावर 2 डायरेक्ट लिख दी। तो अभी हम ये निकाल रहे हैं डायमेंशन, तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो इसकी क्या निकली, कंप्लीट डायमेंशन क्या निकलेगी, l की पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर ये l की पावर क्या है, नीचे पॉजिटिव में है, पॉजिटिव को ऊपर लेकर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। अगर नीचे निगेटिव होता तो ऊपर लेकर जाते पॉजिटिव हो जाता। तो जैसे यहाँ पर अभी देखिए m की पावर नहीं है, फिर भी हम दिया हुआ है तो पावर क्या है इसकी 1, l इसकी पावर 1। अभी इसके लिए सोल्व करना है ना, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर पूरा t की पावर -2। l को हम ऊपर लेके जाएंगे, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर -2। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर पूरी क्या निकली, कंप्लीट m की पावर 1। l ऊपर पॉजिटिव है, निगेटिव है, -2 में से +1 गया तो माइनस में से माइनस की डिजिट बड़ी है तो क्या आया, माइनस का 1 यहाँ पर बचा। माइनस की 2 में से एक 1 को हमने माइनस किया तो क्या आया, l की पावर -1 आई, t की पावर -2। तो ये इसका हम क्या निकल गया है, प्रेशर की ये डायमेंशन निकल कर आ गई है। क्या आई है डायमेंशन निकल कर, m1L-1t-2। अगर डायमेंशन की पावर के बारे में पूछा जाए कि प्रेशर की डायमेंशन की पावर बताइए, तो ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे, वहां पर प्रेशर की पावर ओनली लिखेंगे 1 -1, t की पावर कितनी है -2।
तो हमारी प्रेशर की डायमेंशन की पावर निकल के क्या आई 1 - 1 - 2। अगर पावर के बारे में पूछा जाए, अगर प्रेशर के डायमेंशन के बारे में पूछा जाए तब क्या लिखेंगे m की पावर 1 n की पावर -1 t की पावर -2। तो पूरी कंप्लीट डायमेंशन क्या आई प्रेशर की, ये आई। अब आगे देखिए मोमेंटम की निकालते हैं। मोमेंटम की हम यहाँ पर डायमेंशन निकाले तो देखिए क्या निकलेगी, m दिया, फॉर्मूला क्या है m इंटू v। तो m दिया हुआ है, m को यानी मास के लिए हम क्या लिखते हैं डायमेंशन में, mlt के ऊपर ये बेस है पूरा डायमेंशन का फॉर्मूला। तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे m, ये v है यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था ना। तो डिस्प्लेसमेंट यानी हम दूरी की बात कर रहे हैं, दूरी को किससे लिखते हैं l से। तो डायरेक्ट हम इसके यहाँ पर लिख देते हैं डायमेंशन l अपॉन t। तो क्या था फॉर्मूला वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या लिखी, डायरेक्ट डायमेंशन l लिख दी, टाइम के लिए हमने t लिख दिया। अब हम इसकी ये किसकी निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं मोमेंटम की। तो ये क्या है, डायमेंशन है। तो एक कंप्लीट डायमेंशन मोमेंट की क्या बनेगी, इस मोमेंटम की m। अब देखिए तीनों दिए हुए हैं यहाँ पर, m की पावर ऑलरेडी m दिया हुआ है तो क्या मानेंगे, m की पावर हम यहाँ पर 1 मानेंगे, l की पावर भी 1, t नीचे है पॉजिटिव में 1 है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, t की पावर -1। ये यहाँ पर किसकी डायमेंशन निकली, मोमेंटम की डायमेंशन निकली। अगर देखिए इसमें से l नहीं दिया हुआ होता, जैसे देखिए मैं एक और निकालू, वॉल्यूम की निकालू, इसमें देखिए तीनों यूज हो जाएंगे। अभी तक मैंने बताया कि अगर m नहीं दिया हुआ है तो 0 लिख देंगे। अब देखिए आगे मैं यहाँ पर चौथा जो फॉर्मूला लूँ वॉल्यूम का लूँ, तो वॉल्यूम का देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकलेगा, जैसे स्क्वायर में क्या था m पावर 2 बार क्या थी उसमें लंबाई, जैसे मैं वर्ग का लेती हूँ, वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा, वर्ग निकालू मैं, आयत का वर्ग निकालू तो क्या होता है, आयत का वर्ग का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई के लिए भी दूरी है, चौड़ाई भी, ये क्या है लेंथ की बात हो रही है एक तरीके से यहाँ पर। तो दूरी के लिए क्या माना गया, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है mlt के बेस पर है। तो क्या माना हमने, लेंथ के लिए l को माना तो l स्क्वायर हो गया था। अब क्यूब में यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे क्यूब आ रही है तो यहाँ पे 3 पावर चढ़ेगी, तो यहाँ पर एक हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, मीटर क्यूब है। स्क्वायर के लिए 2 पावर आती है, वॉल्यूम के लिए 3 पावर आती है। तो अब इसके लिए डायमेंशन हम चढ़ाएं तो इसको डायरेक्ट हम दूरी के लिए क्या माना गया है, डायमेंशन में l को माना है तो l की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगी। ये किसकी निकली, वॉल्यूम की निकली। अब हम वॉल्यूम का डायमेंशन निकाले तो क्या निकलेगा, इसका डायमेंशन निकलेगा, देखिए फॉर्मूला तो बेस होता है mlt पर, इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा डायमेंशन लिखी जाती है mlt। तो यहाँ पर l दिया हुआ है, l की पावर हमने लगा दी 3, m की कोई पावर नहीं दी, m का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, यानी मास का कोई जिक्र नहीं है, इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है वॉल्यूम में, फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी के बिना अधूरा है। तो जहां पे यहाँ पे m का कोई जिक्र नहीं है, मास का कोई जिक्र नहीं है, ना t का कोई जिक्र है, तो फिर भी हम लिखेंगे तो इनकी पावर क्या मानेंगे, 0। इन दोनों की पावर हमने क्या मानी, यहाँ पर 0 मानी। तो अब इसका वॉल्यूम का डायमेंशन क्या निकला, क्या बनाया हमने, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। तो ये निकल के आया क्या, वॉल्यूम का डायमेंशन। तो ये इस तरीके से डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन की हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी, तो एक बार वो देख लेते हैं। इट इज द एक्सप्रेशन विच शोज द फंडामेंटल क्वांटिटी विद देयर, क्या होता है, विद देयर पावर, यानी पावर की साथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी को लिखा जाता है, जो हमने यहाँ पर निकाली। ठीक है ना, तो उम्मीद करती हूँ ये डायमेंशन वाला जो टॉपिक है सभी को समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं कुछ मापक यंत्र को देखते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैंने अभी कुछ लिखे हैं। जो पहला है हमारा फेदोमीटर। जो ये फेदोमीटर मापक यंत्र है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है समुद्र की गहराई या फिर
हम कह सकते हैं जो बड़ी नदियां होती हैं, नदी की गहराई नापने वाला यंत्र भी क्या होता है, फेदोमीटर होता है। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा गया है, इसके लिए जो ऑप्शन में मिला है वो मिला है समुद्र की गहराई वाला। जो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा गया है मापक यंत्र से, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें से क्या निकल के आया, फेदोमीटर। ठीक है, तो ये किस लिए होता है जनरली, ये होता है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। समुद्र की गहराई, अगर देखिए ऑप्शन में समुद्र नहीं दिया हुआ है, अगर नदी दिया हुआ है तब आप इसके लिए फेदोमीटर के लिए नदी की गहराई मापने वाला यंत्र भी लगा सकते हैं। समुद्र की गहराई, यहां पर मैं लिख देती हूं नदी, नदी या समुद्र, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर, देखिए ये जो हाइग्रोमीटर है, ये हाइग्रोमीटर है वायुमंडल में जो आर्द्रता यानी जो ह्यूमिडिटी बन जाती है। देखिए ज्यादा देखिए जब ह्यूमिडिटी नमी ज्यादा बन जाती है तो उसे नमी को भी नापने वाला यंत्र होता होगा ना, तो उस यंत्र को कहते हैं हाइग्रोमीटर। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र, वायुमंडलीय मापक यंत्र, वायुमंडलीय आर्द्रता मापक यंत्र किसका है, ये ह्यूमिडिटी नापने वाला यंत्र है, मापक यंत्र। नेक्स्ट देखिए लैक्टोमीटर, लैक्टो से पता लग रहा है, लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये पाया जाता है किसमें, दूध में। तो देखिए लैक्टो से ये पता लग रहा है, ये यूनिट है, ये किसमें पाया जाने वाला, ये एक्चुअली ये जो लैक्टो से पता लग रहा है ये किसका मापक यंत्र हो सकता है, ये है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र। तो क्या लिखेंगे, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीस्मोग्राफ, ये जो सीस्मोग्राफ है ये है भूकंप मापी यंत्र, यानी भूकंप को नापने वाला यंत्र क्या होता है, सीस्मोग्राफ। इसे लिखेंगे भूकंप मापी यंत्र या भूकंप को नापने वाला यंत्र, मापी यंत्र कौन सा है, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। अब देखिए जो स्पीडोमीटर यंत्र है यानी इंस्ट्रूमेंट है जो स्पीडोमीटर, ये किसको मेजर करने के लिए होता है, ये मापता है जो गतिमान वाहन है उसकी गति को नापने वाला ये यंत्र है। कोई गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, स्कूटी जा रही है, अगर उसकी स्पीड देखनी है, उसकी स्पीड को मेजर करेंगे स्पीडोमीटर यंत्र से। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, गतिमान वाहन की गति मापने वाला यंत्र, यानी स्पीड, वाहन की गति मापने वाला यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैस्कोग्राफ। ये जो कैस्कोग्राफ है थोड़ा सा हटके है, ये होता है पौधों की वृद्धि दर को, यानी पौधे में कितनी ग्रोथ हो रही है, 4 दिन में कितनी ग्रोथ हुई, 5 दिन में कितनी ग्रोथ हुई, मंथ में कितनी ग्रोथ हुई। तो पौधों की वृद्धि दर को मापने वाला यंत्र क्या होता है, कैस्कोग्राफ। क्या होता है, कैस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि दर, पौधों की वृद्धि दर को मापने वाला यंत्र।
मापने वाला यंत्र। तो ये हमने यहाँ पर कुछ मापक यंत्र देखे, एक बार देख लेते हैं फिर से। फेथोमीटर नदी या समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापक यंत्र। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति मापने वाला यंत्र। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि दर को मापने वाला यंत्र। अब आगे के कुछ और मापक यंत्र को देखते हैं। है पहला एनीमोमीटर। क्या दिया हुआ है? एनीमोमीटर। ये जो यंत्र है एनीमोमीटर, हवा कितनी स्पीड से चल रही है उसको मापने वाला यंत्र है। तो कह सकते हैं वायु, हवा यानी वायु, वायु के वेग का माप होता है, ये मापक यंत्र है। वायु के वेग की माप, वेग को मापने वाला यंत्र, यानी स्पीड को मापने वाला यंत्र क्या होता है? एनीमोमीटर। ये हवा की स्पीड कितनी है उसको मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर भी देखिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब अब किसी ऑटो में बैठकर जाते हैं या फिर जो कैब वगैरह लेते हैं तो उनमें लगा होता है ओडोमीटर लगा होता है। तो वो ओडोमीटर क्या करता है कि एक तरीके से क्या मेजर करता है कि कोई व्यक्ति कितनी किलोमीटर पर जा रहा है, जिस प्लेस पर जाना है। मान लीजिए किसी को 5 किलोमीटर जाना है तो वो ओडोमीटर क्या करता है, उसको मापता है, दूरी को मापने वाला यंत्र है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर वो होता है ओडोमीटर। ये क्या है? ऑडियोमीटर। ऑडियो से पता लग रहा है, यानी ऑडियो मीन साउंड की बात हो रही है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये बात हो रही है यहाँ पर ओडोमीटर की। जो मैंने बताया वो ओडोमीटर होता है, जो दूरी को मापने वाला यंत्र होता है ओडोमीटर। ये है ऑडियोमीटर, यानी ये है साउंड की, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मापने वाला यंत्र, यानी ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र कौन सा होता है? ऑडियोमीटर होता है। अगर ओडोमीटर की बात करें, ओडोमीटर क्या करता है? दूरी को मापने वाला यंत्र है। ये कौन सा है? ये ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मापक। नेक्स्ट देखिए क्रोनोमीटर। ये जो क्रोनोमीटर है, ये क्रोनोमीटर को ध्यान से देखिएगा। ये जो क्रोनोमीटर है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में कितना, देखिए तापमान हो, आर्द्रता हो या दाब की बात करें, तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है, मतलब तापमान कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसको कम या ज्यादा होने वाले, एक तरीके से शुद्ध तापमान कितना घटा वो बताएगा, तापमान कितना बढ़ा, एकदम शुद्धता से मापने वाला यंत्र है ये। तापमान को ले लीजिए, आर्द्रता भी अगर बढ़ रही है, घट रही है, या दाब को ले लीजिए, तो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, इन सब को एकदम शुद्धता के साथ इनमें परिवर्तन हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके बावजूद सही शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है क्रोनोमीटर। चेंजेस होने के बाद भी किसमें? तापमान, अभी मैंने बताया तापमान घट रहा है या बढ़ रहा है, आर्द्रता, दाब में परिवर्तन होने के बावजूद, यानी इनका घटना बढ़ना के बावजूद भी, परिवर्तन के बावजूद तापमान, आर्द्रता, दाब में परिवर्तन के बावजूद शुद्धता से मापने वाला यंत्र, शुद्धता से मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट देखिए बैरोमीटर। ये जो बैरोमीटर है ये है वायु
के दाब को मापने वाला यंत्र। क्या है ये? वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसके दाब को नापने वाला यंत्र है ये। दाब को, वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोमीटर। ये जो हाइड्रोमीटर है, पहले हमने देखा था हाइग्रोमीटर देखा था, ये आया हाइड्रोमीटर। ये मीटर है दारू के घनत्व का मापन, या फिर कह सकते हैं जल के घनत्व का मापन। दारू या जल, लिक्विड या जल भी लिक्विड है, या कोई भी दारू लिक्विड हो सकता है। तो क्या है ये? इनके लिक्विड के यानी हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजरमेंट है क्या? हाइड्रोमीटर, जल के घनत्व का मापक। नेक्स्ट देखिए मैनोमीटर। ये जो मैनोमीटर है ये है गैसों का जो दाब होता है, कोई भी गैस है उसका कितना प्रेशर है उसको मापने वाला यंत्र होता है मैनोमीटर। तो इसे कह सकते हैं गैसों का दाब मापने वाला यंत्र। गैसों का दाब मापने वाला यंत्र, मापक। गैसों का दाब मापक, ठीक है। ये अब हमने 12 यहाँ पे मापक यंत्र देख लिए हैं, एक बार और देख लेते हैं। एनीमोमीटर क्या होता है? हवा की स्पीड को मापने वाला यंत्र। ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मापने वाला यंत्र। क्रोनोमीटर क्या होता है? तापमान कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, आर्द्रता भी कितनी, नमी ज्यादा है कितनी कम है, कब कम हो रही है, कब ज्यादा हो रहा है। तो इन सब चेंजेस के बावजूद, कम ज्यादा के बावजूद भी एकदम शुद्धता से मापने वाला यंत्र होता है क्रोनोमीटर। नेक्स्ट देखिए बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र। ये दाब को मापने वाला यंत्र है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको मापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर है जल के घनत्व का मापने वाला यंत्र, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ वाटर मापक यंत्र। मैनोमीटर क्या होता है? गैसों का दाब मापने वाला यंत्र। क्या है ये? गैसों का दाब मापने वाला यंत्र। कोई भी गैस है उसका कितना प्रेशर है उसको मापने वाला यंत्र मैनोमीटर। अब देखते हैं आगे के ओर। ये आगे के मापक यंत्र को देखते हैं। जैसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा, अब स्प्रिंग तुला, इससे पता लग रहा है तुला यानी तौलने वाला। किसी भी वस्तु का कितना भार है उसको मापने वाला यंत्र होता है स्प्रिंग तुला। तो हम लिख सकते हैं किसी भी वस्तु का भार का मापक, किसी भी वस्तु के भार का मापक, यानी किसी भी वस्तु के भार को मापने वाला यंत्र स्प्रिंग तुला मापक। नेक्स्ट देखिएगा हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर है ऊंचाई को मापने वाला यंत्र। कोई चीज है, कोई भी किसी भी चीज की, किसी भी ऊंचाई की, जैसे हम बात करें कुतुब मीनार को ले लीजिए, या फिर कोई भी बड़ी हाइट की जिसको मापने के लिए मेजरमेंट का यूज किया जाए, ऐसे कि ये इतने बिल्हान का है, ये इतने इंच का होगा, एकदम देख के मतलब अप्रोक्स नहीं, नापने के लिए मापक मंत्र का ही जो है यंत्र का यूज किया जाए तो वो है हिप्सोमीटर। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? ऊंचाई को मापने वाला यंत्र, ऊंचाई का मापक यंत्र, मापक यंत्र कौन है? हिप्सोमीटर। थर्मोस्टेट, एमीटर। एमीटर क्या होता है? ये जो एमीटर यंत्र है ये किसी भी सर्किट में
कोई परिपथ है, बोले विद्युत परिपथ यानी सर्किट की मैं बात करूं तो किसी भी सर्किट में कितनी विद्युत धारा यानी कितना इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है, किसी भी परिपथ में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसको मापने वाला यंत्र होता है एमीटर। किसको मापने वाला है? किसी भी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रहा है तो उसको मापेगा एमीटर। तो हम लिखेंगे इसके लिए किसी भी विद्युत परिपथ, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र, ठीक है। लक्स मीटर देखिए, ये जो लक्स मीटर है ये होता है प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मेजरमेंट ये होता है कौन? लक्स मीटर होता है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लिखेंगे प्रकाश की तीव्रता का मापक, प्रकाश की तीव्रता का मापक, प्रकाश कितनी दूर से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितनी वो है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसको मापने वाला यंत्र है लक्स मीटर। नेक्स्ट देखिएगा कैरोटोमीटर। ये जो कैरोटोमीटर है ये सोने की शुद्धता को बताने वाला यंत्र है कि किसी सोने में कितनी शुद्धता है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? सोने की शुद्धता का मापक, सोने की शुद्धता का मापक। नेक्स्ट देखिए पॉलीग्राफ। ये जो पॉलीग्राफ है ये है झूठ का पता बताने वाला यंत्र। क्या है ये? झूठ का पता बताने वाला, झूठ का पता बताने वाला यंत्र कौन होता है? पॉलीग्राफ। कोई व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है, जैसे होती है ना कि झूठ बोलने वाली एक मशीन होती है, तो झूठ का पता बताने वाला यंत्र होता है पॉलीग्राफ। एक बार देखिएगा स्प्रिंग तुला क्या है? किसी भी वस्तु के भार का मापक, किसी भी वस्तु का कितना भार है उसे मापने वाला यंत्र स्प्रिंग तुला। हिप्सोमीटर ऊंचाई का मापक यंत्र। किसी भी हिस्टोरिकल, मैंने जैसे मॉन्यूमेंट की बात की, मैंने कुतुब मीनार लिया या कोई भी हमें पहाड़ी का मेजरमेंट करना हो तो ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई वाले चीजों को मापने वाला यंत्र हिप्सोमीटर। थर्मोस्टेट तापमान को मापने वाला यंत्र। एमीटर होता है किसी भी विद्युत परिपथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसे मापने वाला यंत्र एमीटर। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता का मापक। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता का मापक। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। अब देखिए आगे का ये जो मापक यंत्र है वो है स्टेथोस्कोप। देखिए जो स्टेथोस्कोप है ये क्या बताता है? ये हृदय की धड़कन को बताता है कि हृदय की धड़कन नॉर्मल जितनी उसकी हार्ट बीट है वो उस स्पीड से धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा है। आपने देखा होगा डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप को वो देखा होगा कान में लगाता है, फिर चेक करता है, धड़कन को चेक करता है, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र। हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र। हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट देखिए कार्डियोग्राम। ये देखिए कार्डियोग्राम क्या होता है? जो देखिए ये कार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय की ही धड़कनों को की चित्रित के रूप में, यानी देखिए जब हार्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है ना, तब उस टाइम पे जो वो यंत्र यूज किया जाता है वो कार्डियोग्राम होता है। तो हृदय की धड़कन कितनी स्पीड से धड़क रही है
उसे चित्रण फॉर्म में यानी एक चित्र फॉर्म में दिखाने का काम कौन करता है? ये कार्डियोग्राम करता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? हृदय की धड़कन को चित्रित रूप में दिखाने वाला यंत्र। हृदय की धड़कन को चित्रित, हृदय की धड़कन को, धड़कन का चित्रित मापक, चित्रित मापक। नेक्स्ट देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर। ये जो स्फिग्नोमैनोमीटर है ये रक्तचाप मापक है। क्या है ये? रक्तचाप मापक यानी ब्लड प्रेशर। क्या है ये? ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, स्फिग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप मापक। ठीक है। ब्लड प्रेशर किसका कितना, किसी का हाई हो रहा है तो उसके सिम्टम है कि बॉडी एकदम डाउन नजर आती है, उल्टी चक्कर आते हैं, यानी ब्लड प्रेशर डाउन है। ब्लड प्रेशर डाउन हो या हाई हो, यानी ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, उसको मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखिए रेन गेज। ये जो रेन गेज है ये क्या है? वर्षा मापी यंत्र, यानी वर्षा को मापने वाला यंत्र। वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज। नेक्स्ट देखिए काइमोग्राफ। ये जो काइमोग्राफ है हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं के ग्राफ को जो निरूपित, एक तरीके से जैसे ये कार्डियोग्राम था ना, कार्डियोग्राम देखिए हार्ट में कोई भी दिक्कत हो रही है तो अल्ट्रासाउंड होता है, तो वो जो हार्ट का जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उस वक्त एक यंत्र का यूज किया जाता है कार्डियोग्राम का। तो हृदय हमारा कैसे वर्क कर रहा है उसका चित्रण फॉर्म में, यानी वो एक कार्ड सा मिलता है ना जिसमें हार्ट बीट हमारी कितनी लो है कितनी कम है, तो उसके लिए इस कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है। तो यानी वो चित्रण फॉर्म में हमारी हार्ट बीट कैसे काम कर रही है, हार्ट के लिए यूज किया जाता है कार्डियोग्राम। ऐसे ही हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनकी अगर हमें ग्राफ को देखना है, तो वो ग्राफ देखना है शरीर की क्रियाओं का, तो उसको देखने के लिए कितनी कैसी क्रियाएं हो रही है, अच्छी या बुरी जो भी, तो उस क्रियाओं का जो ग्राफ निरूपित किया जाता है वो इस काइमोग्राफ मापक यंत्र द्वारा किया जाता है। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी सारी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हृदय का धड़कना और रक्तचाप की बात करें या डाइजेशन सिस्टम की बात करें, ओवरऑल जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हो रही है उनको ग्राफ द्वारा निरूपित करने का जो यंत्र है काइमोग्राफ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित, क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित मापक यंत्र, मापक यंत्र। एग्जाम्पल में रक्तचाप, हृदय का धड़कना, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनको ग्राफ द्वारा निरूपित करता है। नेक्स्ट है गायरोस्कोप। देखिए ये जो गायरोस्कोप है, ये जो गायरोस्कोप है ये जो गायरोस्कोप मापक यंत्र है, ये गायरोस्कोप क्या करता है कि रोटेशन फॉर्म में जो भी यंत्र रोटेशन फॉर्म में, जैसे मैं बात करूं पंखे का ऐसे गोल गोल घूमना, जो वॉशिंग मशीन होती है उसका जो पार्ट होता है कपड़े सुखाने वाला जो एरिया होता है मशीन का, तो वो जो रोटेट अपने ही एक्सिस के गोल गोल घूमता है, यानी रोटेट गोल गोल घूमने वाली, ऐसे गोल गोल घूमने वाली वस्तुओं को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? गायरोस्कोप। तो हम लिखेंगे घूमती हुई वस्तुओं को मापने वाला यंत्र, घूमती हुई
वस्तुओं को मापने वाला, या फिर मापक लिख देते हैं, घूमती हुई वस्तुओं का मापक। तो घूमती हुई वस्तुओं का मापक, जैसे मैंने एग्जांपल दिए, पंखे का गोल गोल घूमना, जो कपड़े वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने वाला जो पार्ट होता है, यानी हर वो गोल गोल पार्ट जो अपनी एक्सिस के रोटेशन फॉर्म में गोल गोल घूम रहा है, तो उसको मापने वाला यंत्र होता है घूमती हुई वस्तुओं को गायरोस्कोप। एक बार देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप होता है हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र। कार्डियोग्राम, हृदय की धड़कन का चित्रित मापन, हमारी हृदय की धड़कन कैसे वर्क कर रही है एक चित्रण फॉर्म में बताने वाला यंत्र कार्डियोग्राम। स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है उसे मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। रेन गेज, वर्षा मापी यंत्र। काइमोग्राफ, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा नियंत्रित करने वाला यंत्र। गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं को बताने वाला यंत्र कि वो कितनी स्पीड से वस्तु घूम रही है, तो है गायरोस्कोप। अब हम आगे थोड़ा सा एक पार्ट और देखेंगे। कुछ यूनिट्स रह गई थी जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कुछ 5-6 यूनिट्स को देखेंगे और उसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन को भी हम इसमें लगाएंगे। अब हम कुछ यूनिट्स को देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ यूनिट्स लिखी है मात्रक जो रह गए थे यूनिट एंड मेजरमेंट वाले लेक्चर में। इनको करने के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसमें आज हमने डायमेंशन और मापक यंत्र को देखा, तो इनको देखते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो यूनिट्स है, जो मात्रक है हमारा, फर्मी है। ये जो फर्मी है मात्रक, ये दूरी को मापने वाला सबसे छोटा मात्रक है। फर्मी कैसा मात्रक है? ये सारे ये छोटे मात्रक हैं, छोटे मात्रक है। हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में डिस्कस किए थे बड़े मात्रक यूनिट के, लेकिन ये आज ये जो वाले मैं ना बता रही हूँ ये है छोटे मात्रक। अगर दूरी के सबसे छोटे मात्रक की बात करें तो वो है फर्मी। लिख देती हूँ मैं, दूरी का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा। और दूरी का हमने सबसे बड़ा मात्रक क्या देखा था? 1 पार सेकंड। क्या देखा था? पार सेकंड देखा था। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बताऊंगी भी मैं, यहां पर देखिएगा। जैसे दूरी के बड़े मात्रक में हमने मीटर बताए थे कि 1 पारसेक, जो 1 पार सेकंड है, या एक प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी कितने मीटर के बराबर होती है। ऐसे ये दूरी के छोटे मात्रक भी कितने मीटर के बराबर है वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। अब देखिए जो फर्मी है वो कितने मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर के। एक फर्मी बराबर है 10 की पावर -15। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा एक फर्मी कितने मीटर के बराबर है। एक फर्मी 10 की पावर -15 मीटर के बराबर है। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ये तो है एक फर्मी इतने मीटर के बराबर, अगर पूछा जाए 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं, तब आप कैसे बताएंगे? देखिए ये है हमारा, मैंने बताया एक फर्मी होता है 10 की पावर -15 मीटर के बराबर। अगर पूछा जाए 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं, तब आप क्या बताएंगे? देखिए 10 की पावर माइनस मीटर बराबर है एक फर्मी के, 10 की पावर -15 फर्मी, 10 की पावर -15 मीटर बराबर है एक फर्मी के। हमें बताने हैं मीटर में कितने फर्मी होते हैं, तो 1 मीटर में फर्मी होंगे 1/10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा 1 मीटर में फर्मी होते हैं, जब नीचे निगेटिव होता है ऊपर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 मीटर में 10 की पावर 15 मीटर फर्मी होते हैं। कितने क्या होते हैं? फर्मी। यहाँ पर हमने देखा एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -15। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं,
तो देखिए 10 की पावर -15 मीटर बराबर होता है 1 फर्मी के। 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं? तो 1 मीटर में फर्मी होते हैं 10 की पावर 15 फर्मी। कितने होंगे? ये इसका उल्टा वो हो जाएगा, ये यहाँ पर निगेटिव में वैल्यू है, तो बस थोड़ा सा याद रखिएगा, 1 मीटर में जो फर्मी है वो 10 की पावर 15 फर्मी होते हैं। और इस मात्रक का यूज करते हैं न्यूक्लियस के साइज के लिए। किस लिए करते हैं इस मात्रक का यूज? न्यूक्लियस के साइज के लिए करते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एटम में। कहाँ पे? देखिए ये है एटम का डायग्राम, यानी परमाणु का। परमाणु के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? एटम है। एटम के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के साइज को इस न्यूक्लियस के साइज में यूज किया जाता है ये फर्मी। ठीक है, अब आगे देखिए एंगस्ट्रॉम को देखते हैं। एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। ये क्या है? लाइट की वेवलेंथ को, यानी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में मापने वाला ये क्या है? यहाँ पर मात्रक है। किसका मात्रक है? ये लाइट की वेवलेंथ का मात्रक है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर 1 नैनोमीटर होता है। ये भी लाइट की वेवलेंथ के लिए यूज होता है। ये दोनों लाइट की वेवलेंथ के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए माइक्रोन। 1 माइक्रोमीटर, देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या है? ये दूरी के ही मात्रक है, छोटे मात्रक है। तो अब मैं इससे एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है एग्जाम में, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? अभी हमने देखा 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -9 के। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के। इसके देखिए ऑप्शन, इसके ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हुए हैं, ऑप्शन से ही तो हम निकालेंगे। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम निकालते हैं 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, इस ऑप्शन से हम निकालेंगे। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर के। अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पर सेंटीमीटर भी दिया हुआ है और 1 मीटर में दिया हुआ है। तो अब हम निकालते हैं इसे, मीटर से तो नहीं आ रहा है आंसर, तो हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, पावर में हम लेकर जाए तो 10 की पावर 2, 2 जीरो है 2 पावर होगी। तो अभी आप देखिए 10 की पावर -9 मीटर, मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर में, इस वाले मात्रक को, तो 10 की पावर -9 मीटर को चेंज कर दिया 10 की पावर 2, तो -9 में से हमने प्लस की 2 को माइनस किया तो कितना आया? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो क्या आया? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें है ऑप्शन 10 की पावर 5 नहीं है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये रॉन्ग है। तो देखिए ये इसमें देखिए कुछ ही सेकंड लगती है इस टाइप के क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और कुछ मैंने एक आपको कराया था जिसमें N1U1 का यूज किया था, उस वाले फॉर्मूले का, N1U1 बराबर N2 फिजिकल क्वांटिटी में, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप के देखिए अगर आपको इनके मात्रक याद है तो इजीली आप कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे।
राइट। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई थी, 3 टाइप की बताई थी, जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ा था और साथ में जो हमने पढ़ी थी सेकंड नंबर पे ड्राइव क्वांटिटी, और फिर जो थर्ड नंबर पे हमने पढ़ी थी वो थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी उसमें 2 एंगल बन रहे थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, वे बन रहे थे ना। तो देखिए जो प्लेन एंगल और जो सॉलिड एंगल हैं वे दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें क्या नहीं होती, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी वे क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, यानी विमाहीन होती है। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दे दिया जाए प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल दे दिया जाए, उनमें से एक दे दिया जाए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से किसकी विमा नहीं होती, तो ध्यान रखिएगा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इन दोनों में से किसी की भी डायमेंशन नहीं होती। ये क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। क्या होती है ये, डायमेंशन लेस होती है। अब देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल प्लेन एंगल एंड आपको बताया सॉलिड एंगल, इनकी क्या नहीं होती, इनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। अगर देखिए आपसे पूछा जाए कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, क्या उसकी डायमेंशन हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है, क्या उसकी डायमेंशन हो सकती है। देखिए यूनिट के होते हुए डायमेंशन हो सकती है, लेकिन अगर किसी का फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक नहीं है, क्या नहीं है, मात्रक नहीं है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसकी डायमेंशन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक बार को मात्रक होते हुए डायमेंशन नहीं हो, या हो भी सकती है, डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या नहीं है, यूनिट नहीं है, तो उसकी डायमेंशन बिल्कुल नहीं ली जा सकती। जब उसकी यूनिट ही नहीं होगी तो उसकी डायमेंशन कैसे होगी। अब देखिए जो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल हैं इनकी विमा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी भी होती है जिनकी क्या होती है, अगर क्या होती है, उनकी डायमेंशन होती है, ठीक है ना। तो एक बार और ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया अगर किसी की यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो उसकी डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक। अगर देखिए किसी की यूनिट नहीं दी हुई है, अगर उसके लिए पूछा जाए यूनिट नहीं है, तो उसकी डायमेंशन बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। यूनिट के होते हुए डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर पूछा जाए किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है और उसकी डायमेंशन भी नहीं, उसकी डायमेंशन है, देखिए यूनिट नहीं है, तो क्या उसकी डायमेंशन हो सकती है, नहीं। जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर एक बार को ये हो सकता है यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन बिना यूनिट के डायमेंशन बिल्कुल नहीं निकाली जा सकती, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट, और साथ में हमने आज देखा डायमेंशन एंड मेजरमेंट। कल जब भी हम अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे मोशन यानी गति को। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल।